आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कराची में जितने भी हमारे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। कल रात को कराची में जो तूफान आया है, जो बारिश आई है, मेरे जानने वाले मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे कि उन्होंने जिंदगी में कभी इतनी ज्यादा तेज बारिश, तूफान, हवाएं, इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट नाइट। लोगों के नुकसानात हुए हैं। सोलर छतों से उड़ के गाड़ियों के ऊपर आके गिर गए हैं। लोग जख्मी हुए हैं। बहुत नुकसान हुआ है कल रात को कराची में। बहुत दुख होता है। और ये तो चलो एक तूफान था, हवा चली बहुत ज्यादा, लेकिन ओवरऑल आई आई लिव इन लाहौर, और मुझे यहां बैठे पता है कि जब भी कराची में 1 घंटे की बारिश आएगी ना, तो पूरा शहर रुक जाएगा। मतलब अगर इस दुनिया में कोई 20 तरीके हैं ना मरने के, तो वो 20 के 20 तरीके आपको कराची में होते हुए नजर आते हैं। बारिश हुई नहीं है, कोई बेचारा हमारा भाई करंट लगने से डेथ हो गई, पानी जमा हो गया, लाइटें नहीं आ रही, पता नहीं बहुत मसले मसाइल हैं कराची में। और जिन लोगों ने कराची में सारी जिंदगी हुकूमत की है, उन्होंने क्या हाल कर दिया हमारे कराची का। बहुत मुझे तकलीफ होती है कि 1 घंटे की बारिश भी हो जाए तो कराची रुक जाता है। और कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची पाकिस्तान की जान है। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। अगर किसी को काम चाहिए, किसी को जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो वो कराची जाता है। पाकिस्तान की हार्ट बीट है कराची। लेकिन अपने कराची को, हमारे कराची को इतने बुरे हाल में देखना, दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन कल रात को तो चलो तूफान आ गया था, बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले तमाम कराची में देखने वालों को मेरा ये पैगाम है कि मेरी दुआ आपके साथ है, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने अपने आप को अकेला नहीं समझना, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम कराची किंग्स के स्क्वाड को ही डिस्कस करेंगे। मैंने आज दिन के टाइम सुबह एक पोस्ट डाल दी थी फेसबुक पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे कि हम आज से रोज एक स्क्वाड को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग ईद के बाद शुरू होने वाली है, हमारी 8 टीमें हैं। सो एक दिन में हम एक स्क्वाड को डिस्कस करेंगे ताकि 8 की 8 टीमों के साथ हम जस्टिस कर सकें। किसी प्लेयर को नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट स्क्वाड की डिस्कशन होगी ताकि जो हमारे कराची के फैंस हैं, जो हमारे मुल्तान के फैंस हैं, जो हमारे लाहौर के अपना कदी टूट जावे यार, जो हमारे लाहौर के फैंस हैं, और जो हमारे पिंडीज, रावलपिंडीज और रावलपिंडी पिंडीज के फैंस हैं, उनको भी ऑब्वियसली हमने साथ लेके चलना ना। हैं तो सारे ही अपने, ठीक है। सो बगैर टाइम वेस्ट किए कराची किंग्स का कंप्लीट स्क्वाड आपके सामने है। सबसे अच्छी चीज इस स्क्वाड में क्या है, ये वही स्क्वाड है जो इन्होंने 11 फरवरी को कंप्लीट पिक किया था, और इनके प्लेयर्स तकरीबन पूरी लीग के लिए फिलहाल अवेलेबल हैं। यानी जो इनके फॉरेन प्लेयर्स हैं, एडम जैम्पा, डेविड वार्नर, मोइन अली, ये सारे अवेलेबल हैं। जैम्पा अवेलेबल है, एहसानुल्लाह एंजॉय करेंगे इनके साथ अच्छी बॉलिंग करना। एक एंड से स्पिनर लगा हुआ है, दूसरे एंड से फास्ट बॉलर लगा हुआ है, वहां से जैम्पा फंसा सकता है, यहां से एहसानुल्लाह फंसा सकता है। तो एक अच्छा स्पेल इन दोनों के दरमियान हो सकता है। अच्छा, शुरुआत करते हैं। सो इसी सीक्वेंस में मैं प्लेयर्स के ऊपर बात करूंगा जिस सीक्वेंस में इनके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले हसन अली। हसन अली हमने पिछले साल भी देखा, कराची किंग्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, और अब कहीं ना कहीं ये कराची किंग्स की कोर टीम में आपको नजर आते हैं। यानी ये हमें पता था कि हसन अली के इर्द गिर्द ही ये टीम बनाएंगे। हसन अली को ऑब्वियसली ये लीडरशिप वाले रोल में भी देख रहे थे कुछ महीने पहले। सो हसन अली को तो इन्होंने नहीं छोड़ना था। हसन अली के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। हम सबको हसन अली का वो दौर याद है, 2016 में पाकिस्तान से खेलना शुरू किया। सबसे पहले मैंने इनको पिशावर ज़ल्मी की तरफ से देखा था, शारजा में। शायद मैंने एक दफा पहले भी जिक्र किया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट था मैच, पिशावर वर्सेस लाहौर, कोई ऐसा सीन था। शायद क्रिस गेल को
हसन अली बॉल कर रहे थे और मैं सामने साइड स्क्रीन से गुजर रहा था। तो जब मैंने इनको पहली दफा देखा ना भागते हुए, तो मजा आया इनका रनअप देख के, क्योंकि शुरू से ही आपको बहुत ज्यादा एनर्जी हसन अली के अंदर नजर आती है। और तब दिल से एक आवाज निकली थी कि यार ये बंदा पाकिस्तान खेलने के काबिल है। और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को फिर रिप्रेजेंट किया और चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में अहम रोल अदा किया, फिर रेड बॉल में भी इनको मैं बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एसेट समझता हूं। व्हाइट बॉल में अब पाकिस्तान टीम का परमानेंट हिस्सा नहीं है, लेकिन हसन अली ऐसा बॉलर नहीं है जिसको आप ज्यादा देर के लिए बाहर रख सकते हैं। मतलब आजकल जो लोग अपने आप को थोड़ा बहुत प्रीमियर ऑलराउंडर कहते हैं, उतने ज्यादा लंबे छिक्के तो हसन अली भी लगा लेता है भाई। सो हसन अली जैसे क्रिकेटर्स का सिर्फ आपको इंतजार होना चाहिए कि वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाएं और हम इनको अपने 15 में वापस लेके आए। सो हसन अली, आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई। आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। ये सीजन ऐसा होना चाहिए कि जितना आपके ऊपर कराची किंग्स ने ट्रस्ट किया है, यानी कहीं ना कहीं आपको कराची किंग्स इस सीजन में अपने पेस बैटरी का लीडर देख रही है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई वंस अगेन। आप फ्रंट से लीड करो और इस टूर्नामेंट में आपका तजर्बा, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलहदा नजर आना चाहिए कि आप वाकई ही पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ऑप्शन अवेलेबल हो, ऐसा आपको दुनिया को दिखाना है। क्योंकि शहीन पे वी डोंट ट्रस्ट भाई। सो जगह खाली है, सीनियर बॉलर एक हमारा जो पेस बैटरी का लीडर होगा। क्या हसन अली आप वो बन सकते हैं? आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान सुपर लीग में अवेलेबल है और फ्रेंचाइज आपको अच्छी खासी बैक कर रही है। अब्बास अफरीदी, वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर्स इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में अगर आप 3-4 बॉलर्स की लिस्ट निकालेंगे ना जिनको आज तक पाकिस्तान ने ठीक तरीके से यूटिलाइज ही नहीं किया, यानी अब्बास अफरीदी का इसमें नुकसान नहीं है, नुकसान पाकिस्तान का है कि हमने इतने अच्छे क्रिकेटर को ज्यादती का निशाना बनाया। जिस तरह आकिफ जावेद को भी इन्होंने बाहर निकाल दिया ना न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस देने के बाद भी, उसी तरह अब्बास अफरीदी को व्हाइट बॉल में पाकिस्तान से बाहर होना ही नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो इनको वनडे खिलाने के हक में भी हूं। आप शहीन अफरीदी, नसीम शाह से बाहर ही नहीं निकलते यार। आप कुछ महीनों के लिए अब्बास अफरीदी, वसीम जूनियर, आकिफ जावेद, मीर हमजा पे अभी मैं आऊंगा, इन लड़कों को आप कभी टाइम दे के देखें। ये पाकिस्तान से आपको अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। ये मेहनती लड़के हैं, इनको कभी खुल के चांस मिला ही नहीं है। अब्बास अफरीदी पाकिस्तान टीम में आता है, एक उसका मैच गंदा जाए उसको ऐसे बाहर निकालते हैं और उसको रियलाइज करवाया जाता है कि भाई तू 15 में भी बिलोंग नहीं करता। बड़ी ज्यादती है। अब्बास अफरीदी से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड उमर गुल के भतीजे हैं, जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि नीचे से आके गुलडोजर की तरह लंबे छिक्के भी लगाते हैं। बल्कि पाकिस्तान टीम 2025 के आखिर में जब बांग्लादेश गई तो आप सब ने देखा कि वहां इन्होंने नीचे आके कैमियो भी खेला और पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत बचाई, वरना हम 100 से पहले आउट हो जाते। सो अब्बास अफरीदी को भी इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा अलहदा दिखना है, क्योंकि अब्बास अफरीदी को ना इस टाइम वंस अगेन अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अब्बास अफरीदी को यह समझना है कि ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, आकिब जावेद वगैरह, ये मुझे पाकिस्तान टीम में नहीं देखना चाहते। और मैं एक ही तरीके से पाकिस्तान टीम में आ सकता हूं जब मैं इस टूर्नामेंट में अलहदा दिखूंगा। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बेस के ऊपर किसी को, सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बेस पे किसी को पाकिस्तान टीम में नहीं आना चाहिए, ऐसा आप लोग अक्सर सोशल मीडिया पे लिखते हैं। लेकिन मुझे बताएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट कौन सा है? पाकिस्तान सुपर लीग ही है ना, सबसे बड़ा। मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं आई बॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ये नेशनल T20 कप कितने लोगों ने देख लिया? प्रेसिडेंट ट्रॉफी कितने लोगों ने देख ली? कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कितने लोगों ने देख ली? मतलब इतने ज्यादा आई बॉल्स इंगेज नहीं है ना। सारा पाकिस्तान पाकिस्तान सुपर लीग देखता है। ऐसे टूर्नामेंट में जब आप परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको फिर करियर में पुश भी मिलता है और मेरे ख्याल से मिलना भी चाहिए। हैविंग सेड दैट, हम डोमेस्टिक के किसी दूसरे टूर्नामेंट को यहां पे डिग्रेड नहीं कर रहे, लेकिन एक बात आप नहीं झुठला सकते कि सबसे ज्यादा आई बॉल्स अगर पाकिस्तान के किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हैं तो वो पाकिस्तान सुपर लीग है। बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद है अब्बास अफरीदी से कि ये बॉलिंग तो अच्छी करेंगे, लेकिन एट टाइम्स नीचे से आके ये बल्लेबाजी में भी आपको अपना जलवा दिखाएंगे। मोइन अली, डायरेक्ट साइन इनको किया था कराची किंग्स ने। अब
मोइन अली जब इंग्लैंड से खेल रहे थे, ही वॉज ए वेरी यूटिलिटी प्लेयर, ही वॉज ए वेरी गुड प्लेयर, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। मोइन अली नया बॉल भी कर सकते हैं। मोइन अली को आपने जहां पे बल्लेबाजी करवानी है वहां पे ये बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन किस तरह अब वो वैल्यू ऐड करेंगे कराची किंग्स में? बिकॉज मैं आई लव मोइन अली, मुझे काफी पसंद थे ये, लेकिन डायरेक्ट साइनिंग हमने किसी और कैटेगरी के प्लेयर्स के ख्वाब देखे थे, लेकिन उसके बाद तो पाकिस्तान सुपर लीग की बाकी टीमों ने ऐसे ऐसे प्लेयर डायरेक्ट साइन किए हैं कि मुझे मोइन अली अच्छा लगना शुरू हो गया। सो मोइन अली कर सकते हैं, ही इज नॉट ए बैड प्लेयर एट ऑल, लेकिन शायद शायद जो अपनी पीक की क्रिकेट है वो मोइन अली ने खेल ली है। देखो, इंस्पिरेशन आपने देखनी होती है ना कि क्रिकेटर्स के पास क्या इंस्पिरेशन है। मोइन के पास क्या इंस्पिरेशन है? इंग्लैंड से कम बैक करने की? नहीं, वो इंग्लैंड से नहीं खेलते अब व्हाइट बॉल में। सो पॉइंट क्या है, देखते हैं। बस मोइन अली को अपनी सिलेक्शन को ठीक साबित करना है, और अगर बहुत ही अच्छा सीजन इनका चला गया तो शायद इनको अगले सीजन में फिर कराची किंग्स अपने साथ रख ले, लेकिन कर सकते हैं, डाउट नहीं है मुझे इनकी एबिलिटीज के ऊपर, और इनकी ऑलराउंड एबिलिटीज से कराची किंग्स को फायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि कराची किंग्स इनको किस नंबर पे बैटिंग करवाते हैं। नया बॉल आप इनसे करवा लें, ये पावर प्ले के बाद भी आ सकते हैं, ये मिडिल में भी आ सकते हैं, बॉलिंग पे इनकी मुझे कोई डाउट नहीं है। खुशदिल शाह, हमें बताया गया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि खुशदिल शाह को हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बाद टीम में लाए हैं। देखो, खुशदिल शाह के बारे में ना लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। खुशदिल पाकिस्तान की वनडे टीम से कभी भी ड्रॉप नहीं बनता था, लेकिन अगेन हम लोग एक्सपर्ट हैं फॉर्मेट्स को मिक्स करने में। जो लोग कंट्रोल में आ जाते हैं वो भी ये गलतियां करनी शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे सरफराज ने अभी इतना बड़ा ब्लंडर किया। सरफराज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3-4 दिन पहले आकिब जावेद वगैरह के साथ, उसमें सैफी ने कह दिया कि गाजी गौरी को इसलिए सिलेक्ट किया गया है कि उसने प्रेसिडेंट कप में परफॉर्म किया था, जबकि वो 4 डे क्रिकेट थी। आपने 4 डे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर लिस्ट ए की परफॉर्मेंस नहीं देखी। 50 ओवर होती है लिस्ट ए की क्रिकेट, उसमें उसकी 20 की एवरेज थी। आपने हसीबुल्लाह, हारिस, उस्मान, रुहेल नजीर, आपने इन सब को फारिग करके एक नॉन डिजर्विंग बंदे को बहुत जल्दी पाकिस्तान से डेब्यू करा दिया। सो खुशदिल शाह वनडे से कभी बर्ड नहीं होते थे, काफी वैल्यूएबल क्रिकेटर हैं। मोहम्मद रिजवान जब खुशदिल शाह को चलाते थे ना मुल्तान सुल्तान्स में, तो खुशदिल शाह एक हीरा था। अब कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मैं कितने पानी में हूं, उनको चाहिए होता है एक लीडर। मोहम्मद रिजवान जब तक मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी करते थे, आज से 3-4 साल पहले, मोहम्मद रिजवान एक डिफरेंट बीस्ट था, लेकिन शायद वो भी अपनी पीक की क्रिकेट स्पेशली T20 में खेल चुके हैं। सो खुशदिल शाह को जिस तरह यूटिलाइज करवाया मुल्तान सुल्तान ने, वो कमाल था। यानी अगर आप खुशदिल शाह को क्रूशल मौकों पे बॉलिंग देंगे ना, मेरा बिलीव है कि खुशदिल शाह आपको बड़ी विकेटें निकाल के देगा, और जब ये बड़ी विकेटें लेगा ये रन्स भी करेगा। ये अगर आपका अर्ली कोलैप्स आ गया है तो आप इसको ऊपर भी भेज सकते हैं। इसको पंजाबी में कहते हैं मंजी डानी आंदी है। खुशदिल शाह को टाइम लेना आता है, और फिनिशर तो खुशदिल शाह भाई है, इस पे तो मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर कोई फिनिशर है ना, तो वो 10 में से 10 मैच खत्म नहीं करेगा, वो 10 में से 2 या 3 मैच खत्म करेगा, और मैक्सवेल जैसा बंदा हो वो तो 10 साल में 1 मैच खत्म करेगा। मतलब फिनिशर का यही तरीकाकार है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर कोई ये कहे नहीं जी खुशदिल शाह तो फिनिशर नहीं है, कितने मैच उसने जितवाए हैं, भाई 10 में से 2-3 मैच ही होंगे। तो उस लिहाज से ये बहुत जबरदस्त प्लेयर है पाकिस्तान सुपर लीग की। कोई भी फ्रेंचाइज इनको आंखें बंद करके उठाती। सो मेरे ख्याल से कराची किंग्स को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने खुशदिल शाह को अपने पास रखा है। साद बेग आपके अंडर 19 के विकेट कीपर हैं, और पिछले सीजन में भी हमने इनको कराची किंग्स की तरफ से देखा था। इस सीजन में आपके जो यंग प्लेयर हैं, जिनमें साद बेग ऑब्वियसली इस लिस्ट में शामिल हैं, इनको एक कदम आगे आके परफॉर्म करना है। मतलब ये बस एक ऐसा सीजन ना हो हमारे यंगस्टर्स के लिए, साद बेग वगैरह के लिए, कि बस ये इसलिए खेल रहे हैं कि यार ये अंडर 19 का प्लेयर था, इसमें पोटेंशियल है। यानी अगर पोटेंशियल है तो वो दिखना चाहिए। आप आईपीएल में देखते हो, वहबब सूर्यवंशी को हमने पहली दफा देखा, छोटा सा बच्चा। अब तो खैर वो आप उसको इमर्जिंग एशिया कप वगैरह में देख चुके हो, लेकिन
हमारा भी कोई ऐसा बच्चा हो जो सिर्फ इस बेस पे ना खेले यार ये अंडर 19 टीम की प्रोडक्ट थी, जो एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करके दिखाए आपको सीजन में। तो सात बेग को इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना इस दफा, अगले सीजन के लिए कुछ नहीं छोड़ना। और पाकिस्तान को विकेट कीपर भी पाकिस्तान इस टाइम ढूंढ रहा है भाई, तो वो इस टाइम इनका गोल होना चाहिए। हमारे भाई डेविड वार्नर, कराची किंग्स के कप्तान, पिछले साल जब डेविड वार्नर आए थे तो मैंने काफी ज्यादा इस पे क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान सुपर लीग को, क्योंकि देखो यार, मुझे ये चीज बहुत अच्छी तरह पता है कि कोई भी बड़ा क्रिकेटर हो वो कभी भी पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आएगा। उसकी प्रायोरिटी होगी कि वो इंडियन प्रीमियर लीग खेले, और जब इंडियन प्रीमियर लीग उस प्लेयर के अंदर से सारा जूस निकाल लेती है, जब वो प्लेयर बिल्कुल वहां डेड हो जाता है, उसको पता होता है कि इस दफा मुझे आईपीएल में किसी ने पिक नहीं करना, वो फिर पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ अपना अगला 3-4 साल का करियर देखता है। डेविड वार्नर, आप माने या ना माने, उन प्लेयर्स में से एक हैं जिनको पता था कि अब आईपीएल में हमारी दाल नहीं गलनी। यानी ये लोग तो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के बजाय वहां कमेंट्री करने के लिए भी रेडी होंगे, लेकिन वहां भी शायद बात नहीं बन रही होगी, तो फिर इनको लगता है कि चलो यहां आके क्रिकेट खेल लेंगे। और पाकिस्तानियों को तो बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, इनको बस ये कह दें ओ लवली एटमॉस्फेयर, यहाँ पे क्राउड बहुत बैक करती है, आई लव द कंडीशंस हियर, द बॉलिंग क्वालिटी इज गुड, बस पाकिस्तानी इमाम पिघल जाती है कि हमारा स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है। लेकिन कल भी मैंने वीडियो में बात की थी, कल वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद कल वाली वीडियो देखना, मैंने उसमें ये मेंशन किया था कि पाकिस्तान सुपर लीग को हमेशा कुछ ऐसे नाम चाहिए होते हैं जो बस वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े नाम होते हैं, उसका फॉर्मेट से कोई ताल्लुक नहीं होता। कल मैंने एग्जांपल दी थी मार्नस लबुशेन की, जिनको हैदराबाद ने कप्तान बना के बड़ी ज्यादती कर दी है। कल वाली वीडियो में मेंशन किया था मैंने, कल वाली वीडियो में जिक्र किया था मैंने, क्यों अब उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। सो डेविड वार्नर को शायद इसी चक्कर में लाया गया था कि ही इज ए बिग नेम। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ऑब्वियसली ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दी है, ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया इन दिस फॉर्मेट। और अब इस सीजन में डेविड वार्नर किस तरह लीड करते हैं कराची किंग्स को, दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। पिछले सीजन के 5-6 मैचेस के बाद मुझे ये थोड़ा सा जेलिन होना दिखना शुरू हो गए थे। पहले 4-5 मैच के बाद ना, ऑब्वियसली जो ऑजी कल्चर है ना, वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है, जमीन आसमान का फर्क है हमारे और ऑस्ट्रेलियन कल्चर में। और 4-5 मैच तो लगते हैं, तो 4-5 मैच इनके मैंने पिछले सीजन में देखे, ये बस आपको अलग अलग ही नजर आते थे, थोड़ी बहुत कोशिश करते थे, लेकिन जो टीम के साथ बॉन्डिंग थी वो क्लियरली 5-6 मैचों के बाद मुझे दिखना शुरू हुई। सो आई होप कि इस दफा जब डेविड वार्नर आए, उनके अंदर एक अपनाइयत हो कराची के बारे में। और कराची में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कोई गेम्स नहीं है, काश इन्होंने नया स्टेडियम बनाया होता, क्योंकि जब आपका नया स्टेडियम होता ना, तो पूरा कराची मैच देखने आता, 30-35 हजार बंदा वहां पे। वार्नर जैसे बंदे के अंदर भी एक एनर्जी आ जाती कि मैंने इन लोगों के लिए खेलना है। अभी इन्होंने छत्ते तो उतार दी हैं, जो कि बहुत नलायकी है इनकी, कि नया स्टेडियम हमें ख्वाब दिखाए गए और अब सिर्फ छत्ते उतार दी हैं। ठीक है, शायद व्यू थोड़ा क्लियर हो जाए, बट दिस इज नॉट व्हाट वी डिजर्व एज यू नो कराची वेल विशर। हमें नया स्टेडियम चाहिए। सो कुछ लोग तो आएंगे कि यार इन्होंने छत्ते उतार दी हैं। सो जब नंबर्स में लोग आएंगे ना, तो वार्नर जैसा बंदा भी फिर ऑब्वियसली आपको एनर्जेटिक नजर आएगा। आजम खान अपने होम टाउन कराची की तरफ से ये पहला सीजन खेलेंगे। आप सब जानते हो आजम खान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स से शुरुआत की, फिर इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अपने साथ रखा। अब ये पहली दफा कराची किंग्स अपनी होम टीम के लिए खेलेंगे। आपकी जितनी मर्जी अपनाइयत हो कोयटा के ऑनर्स के साथ, आजम खान के डैड आपको कोयटा की टीम में नजर आते हैं, मोइन खान, और आजम के बहुत ज्यादा दोस्त हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। लेकिन भाई जब आप अपने शहर से खेलते हो ना, जो आपका अपना शहर है ना, आजम वाज बोर्न इन कराची, आजम लिव्स इन कराची, तो आपको एक जज्बा अपने अंदर नेचुरली फील होता है कि यार
मुझे अब अपने सिटी को कुछ पे बैक करना है, जिस सिटी की वजह से मेरी पहचान है दुनिया में कि आई एम फ्रॉम कराची। मुझे कुछ ना कुछ अपने शहर के लिए करना है। आजम खान आजकल अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, काश ये आजम खान ने थोड़ा पहले किया होता। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की आजम खान को यूटिलाइज करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजम खान वॉज नॉट सीरियस अबाउट हिज हेल्थ, अबाउट हिज वेट। आपको याद होगा मैंने कितना आजम खान को बैक किया। आज से 3, 3.5, 4 साल पहले मैं कहता था कि आजम खान आपकी T20 की टीम में होना चाहिए। उसकी एक ही वजह थी कि जो पावर आजम खान के हाथों में मौजूद है छक्के लगाने की, वो शायद किसी दूसरे विकेट कीपर के अंदर आज भी नहीं है। लेकिन उसमें आजम के ऊपर भी फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो खुद भी तो अपने साथ सिंसेयर होता। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए। ये आजम खान के लिए भी एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान एक विकेट कीपर ढूंढ रहा है भाई। तो जहां मैंने साद बेग को यह पैगाम दिया है, वहां मैं आजम खान को भी यह पैगाम दूंगा कि यह सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजम खान भी कहीं ना कहीं जिस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, ये फिनिशिंग रोल में ही आपको 3-4 मैचों में नजर आएंगे। आई विश कराची किंग्स ने इरफान खान न्याजी को रखा होता। इरफान खान न्याजी कराची किंग्स में नहीं है, इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि इरफान खान ने लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट मैच भी जितवाया था कराची किंग्स को। मतलब कराची के लिए सबसे बड़ी राइवलरी लाहौर कराची है ना, उसमें अगर आपको मैच एक बंदे ने जितवाया है और वो पाकिस्तान का फ्यूचर भी है, वो स्क्वाड में ना होना दुख होता है मुझे इसका। तो आजम खान के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीजन है। सलमान अली आगा पाकिस्तान के T20 कप्तान, बहुत ही कंफ्यूजन चल रही है सलमान अली आगा को लेके। अभी भी T20 की बात कर रहा हूं सिर्फ, टेस्ट और वनडे में तो हमें कोई डाउट ही नहीं है आगा के ऊपर। आगा जब पाकिस्तान की T20 टीम में आया, तब बाबर और रिजवान दोनों टीम में थे। अर्ली वीडियोस आपको मेरी याद होंगी, मैंने बड़ा क्लियर इसका जिक्र किया था कि अगर सलमान अली आगा एक तीसरा एंकर प्लेयर टीम में आएगा तो आपकी T20 टीम का फिर अल्लाह ही हाफिज है। मतलब जिस टीम में बाबर आजम है, जिस प्लेइंग 11 में मोहम्मद रिजवान है, और ऊपर से आपने सलमान अली आगा को भी डाल लिया, तो आपकी प्लेइंग 11 कैसे बनेगी। लेकिन फिर पाकिस्तान ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को साइडलाइन किया और आपके पास एक ही एंकर प्लेयर रह गया, वो था सलमान अली आगा। अच्छा, उसको हम एंकर समझ रहे थे, लेकिन वो श्रीलंका में एक मैच आ गया 12 ओवर्स का, उसमें फिर सलमान अली आगा ने आपको बता दिया कि मैं एंकर नहीं हूं भाई, मैं तो वन डाउन पे आपको वो करके दिखा सकता हूं जिसके आप ख्वाब देखते हैं। अच्छा, वही हमें आगा की फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी नजर आई लाहौर में। तो हम तो रेडी थे कि हमें T20 में सलमान अली आगा सेटल इन होता नजर आ गया। लेकिन सलमान अली आगा के लिए एज ए बैटर एंड एज ए कैप्टन T20 वर्ल्ड कप वॉज ए डिजास्टर। उससे पहले एशिया कप भी डिजास्टर ही था, लेकिन मैं क्योंकि सैंपल साइज बना के चल रहा हूं श्रीलंका वाली सीरीज को, तो तब से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि श्रीलंका वाली सीरीज से ही डम्बूला में हमें उम्मीद आई थी कि आगा कैन बैट एट वन डाउन। तो सलमान अली आगा ने बड़ा हमें कंफ्यूज छोड़ दिया कि T20 में हमने क्या करना है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट उस मोड़ पे आके खड़ी हो गई है जहां हमारे पास कोई अगला कप्तान ही नहीं है। और उस दिन मिसबाउल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी, और उनकी उस एक स्पेसिफिक बात से मैं एग्री करता हूं कि सलमान अली आगा सीखेगा, सलमान अली आगा गलतियां करेगा और गलतियां करके वो इंप्रूव करेगा। अगर आपके पास इस टाइम T20 में कोई बेहतर चॉइस है तो भाई मुझे बता दो। अभी कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं सलमान अली आगा को एज ए कैप्टन बैक कर रहा हूं। नहीं भाई, मैं बैक नहीं कर रहा, मैं आपके सामने कुछ रियलिटीज रख रहा हूं। मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि सलमान अली आगा की कप्तानी की वजह से आप इंग्लैंड वाली गेम हारे हैं, सलमान अली आगा की कप्तानी की वजह से आप इंडिया वाली गेम हारे हैं कोलंबो में। अगर प्लान पीछे से माइक हसन भाई ने दिया था तो आगा तो कप्तान था, वो उस टाइम असेस कर लेता कि नहीं यार ईशान चल रहा है, आई नीड टू अप्लाई प्लान बी इफ आई हैव एनी, मुझे पहले तारीख को लाना पड़ेगा। तो ये चीजें कप्तान को उसी टाइम करनी होती हैं। आप पीछे से पर्ची जेब में डाल के नहीं लेके आ सकते कि जो करना है इस पर्ची को पढ़ के ही मैंने करना है, इसके अलावा मैं करूंगा नहीं। अदरवाइज क्रिटिसाइज तो आगा जी फिर आप होंगे ना। कोच तो चला जाएगा गोरा, उसको तो फिर भी कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में फिर आपको पता है लोग सारी जिंदगी याद रखते हैं। लेकिन कमिंग बैक ऑन द PSL, सलमान अली आगा को इस फ्रेंचाइज में
शायद अगर आगा का ये बहुत अच्छा सीजन चला गया और आगे मुझे लग रहा है कि सलमान अली आगा पाकिस्तान के वनडे के कप्तान भी बन जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है, एक आधे साल की बात है। सलमान अली आगा अगर पाकिस्तान का वनडे का कप्तान भी बन गया तो अगले सीजन में आप देखेंगे कि ये कराची किंग्स का कप्तान होगा। क्योंकि मेरा तो भाई एक सिंपल बिलीव है, अगर कोई पाकिस्तान का कप्तान है वो पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तान होना चाहिए। सूट नहीं ना करता, कप्तानी एक औरा का नाम है, कप्तानी एक रुतबे का नाम है, कप्तानी एक बड़े कद का नाम है भाई। कप्तानी की एक इज्जत होती है, कप्तानी का एक रोब होता है। सो कप्तानी सूट करेगी एक ऐसे बैटर को जो पाकिस्तान का कप्तान है। सो कप्तानी सूट करेगी सलमान अली आगा को, अगर वो पाकिस्तान के वनडे के भी कप्तान है और यहां पे अगर वो एज ए प्लेयर खेलेंगे तो वो इतनी चीज सेंस नहीं बनाएगी। और मेरे ख्याल से अगर आगा को रिटेन किया गया T20 में भी तो शायद फिर भी ये अगले सीजन में आपको कराची किंग्स के कप्तान ही नजर आएंगे। शाहिद अजीज वेरी एक्साइटिंग ऑलराउंडर, इनके पास भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे याद है इन्होंने इंग्लैंड लॉयंस के अगेंस्ट नीचे एक 30 रन का कैमियो खेला था, छक्के लगा लेते हैं, अच्छी बॉलिंग डालते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अब अगेन देखते हैं कि कराची किंग्स इनको कितने मौके फराहम करती है। लेकिन ये जितने भी यंगस्टर जिनका अभी आगे जाके भी मैं जिक्र करूंगा इनकी टीम में, इनको जितने भी मौके मिलेंगे ना इनको ग्रैब करने पड़ेंगे, इनको ग्रैब करने पड़ेंगे ताकि दुनिया की क्रिकेट भाई बहुत तेजी से आगे जा रही है। आपको एक आधा मैच भी मिलेगा तो आपको ग्रैब करना पड़ेगा। और शाहिद अजीज इनको हम देखते हैं पाकिस्तान शाहीन्स की टीम में भी, ही इज ए वेरी यूटिलिटी बॉलर हु कैन बैट एज वेल। सो मजा आएगा इनको भी देखने का। मीर हमजा, मीर हमजा का नाम मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ऐसा कोई क्रिकेट का फैन नहीं होगा जिसने नहीं सुना। अभी तक मीर हमजा पाकिस्तान कि तीनों फॉर्मेट में एक रेगुलर क्रिकेटर नहीं बन पाया, ये एक केस स्टडी होनी चाहिए। बिकॉज मीर हमजा के पास अच्छा पेस है, मीर हमजा के पास अच्छी स्विंग है और अच्छी जगह बॉल करता है, आगे बॉल करता है विकेट टू विकेट, जहां वो बैटर को मजबूर करता है खेलने में। फिर टीम में आता है, चलो कभी कभी एक आधी दफा कोई इंजरी भी आई है लेकिन टीम से बाहर हो जाता है। और अगेन मेरा तो मसला ये है कि आप प्लेयर बनाते ही नहीं है। अगर मीर हमजा पाकिस्तान टीम में आया और थोड़ी बहुत उसकी अगर एक आधी गेम गंदी चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ड्रॉप कर दें। मतलब इतना डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस, फर्स्ट क्लास में 500 प्लस विकेटें, यार ये नॉर्मल बंदा नहीं है। तो ये तो भाई पाकिस्तान से 2-3 साल पहले इसको तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह बना लेनी चाहिए थी। लेकिन T20 में अब मीर हमजा के ऊपर भी ना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने शुरू में हसन अली की बात की कि टूर्नामेंट भाई आप फिनिश करें टॉप 2 टॉप 3, या बड़े मौकों पे आप कप्तान को कहें कि जी मुझे बॉल दो, मतलब एक ओवर में 5 चाहिए, एक ओवर में 6 चाहिए, वो जबरदस्ती आपने ओवर लेना है। ये मीर हमजा को मेरा पैगाम है। अब देखो जमान खान बाय द वे फिट नहीं है, शोल्डर इंजरी, मेरी दुआ उनके साथ है, हुसैन तलत के साथ भी हमारी दुआ है। सो जमान खान को इतना ज्यादा क्यों याद रखा जाता है यार? डेथ ओवर्स, वो आखिर वाला एक ओवर, वो T20 वर्ल्ड कप से पहले भी काफी लोगों ने जमान खान का नाम लेना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बिग बैश में एक ओवर कर दिया था आखिर में। तो मीर हमजा को चाहिए कि जबरदस्ती कप्तान से बॉल पकड़नी है कि जी मैं करूंगा आखिरी ओवर, फिर लोग भी आपका नाम लेंगे और फिर आप याद भी रखे जाते हैं। एडम जैम्पा, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेग स्पिनर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, और बहुत अच्छी पिक हैं ये कराची किंग्स के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग गर्मी में शुरू हो रही है, 26 मार्च को पहला मैच है, और जितनी गर्मी होगी पाकिस्तान में उतनी स्पिन ट्रैक आपको नजर आएंगी। सो एडम जैम्पा, वॉच आउट फॉर हिम। ये टूर्नामेंट आपको बहुत अच्छा खेलता नजर आएगा। आई होप के शुरू में जो 1-2 मैच हैं उसमें ये सेटल इन हो जाए, ये कंडीशंस को समझ जाए, ये बहुत एंजॉय करेगा यहां पे बॉल करना। जितनी गर्मी होगी विकेट में उतने क्रैक पड़ेंगे, बड़ा मजा आएगा इसको बॉल करने का। उतनी विकेट यहां पे ड्राई होगी क्योंकि कड़क धूप लगनी है। ये तो 2-3 दिन से काफी अच्छा मौसम है, पाकिस्तान में बारिशें लगी हुई हैं, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होनी है तो कड़क धूप ही होनी है। पूरा दिन विकेट्स को धूप लगनी है, ड्राई होनी है बिल्कुल विकेट, और स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा एंजॉय करना है। उसके बाद मोहम्मद हमजा सुहेल, मोहम्मद हमजा सुहेल
प्रेसिडेंट कप में हाईएस्ट विकेट टेकर थे और केआरएल से इन्होंने ये सीजन खेला है। वेरी एक्साइटिंग टैलेंट और फर्स्ट क्लास में इनका इतना अच्छा रिकॉर्ड है। 16 मैचों में 76 विकेटें हैं। T20 में सैंपल साइज थोड़ा छोटा है, 6 मैचों में 8, लेकिन ऑब्वियसली अगर बच्चे ने टॉप किया है ना, और मशहूर किस चीज के लिए, यानी डोमेस्टिक में क्यों इनका नाम इतना ज्यादा लिया जा रहा है कि नए बॉल के साथ आपको कंट्रोल बहुत ज्यादा नजर आया है हमजा सुहेल की डिलीवरीज देख के। अर्ली ऑन आपको पेस, स्विंग दोनों चीजें नजर आती हैं। तो यू नेवर नो, आपको पाकिस्तान सुपर लीग क्योंकि सारा पाकिस्तान देखता है भाई, तो आपको एक एक्साइटिंग नया बॉलर नजर आ जाए। यंगस्टर है यार हमजा सुहेल, तो मजा आएगा इसको देखने का इंशाल्लाह। हमजा सुहेल सिर्फ 25 साल के हैं और मेरा ख्याल है ये एक परफेक्ट एज है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। 17, 18, 19 साल में भी अक्सर फास्ट बॉलर आपको नजर आ जाते हैं, लेकिन फिर उनकी हड्डियां थोड़ी सी कच्ची होती हैं, बाद में इंजरीज आती हैं। लेकिन ये जो 24-25 साल की एज है ना, इसमें भाई फास्ट बॉलर पक चुका होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो फर्स्ट क्लास में मैंने इतना नाम सुना है हमजा सुहेल का, ये मुझे पाकिस्तान सुपर लीग में इस दफा दिखे भी। उसके बाद आपको आकिब इलियास नजर आ रहे हैं। आकिब इलियास पाकिस्तान से ही हैं, बट ये ओमान क्रिकेट टीम से खेलते हैं। इनकी ऑलराउंड एबिलिटी पे इनको पिक किया गया है। बैटिंग भी करते हैं, लेकिन T20 की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल 60 मैचों में, 60 मैचों में इनकी 52 विकेटें हैं। और बैटिंग की अगर मैं बात करूं, आज फिर मेरा माउस बंद हो गया है, मुझे लगता है मेरा माउस फारग हो गया है। पहले तो ये 3-4 दिन चार्ज नहीं मैं करता था, अब ये रोज इसको मुझे चार्ज करना पड़ता है, फारग हो गया ये। खैर, अच्छा, अगर मैं इनकी बैटिंग की बात करूं तो 60 मैचों में इनके 1500 रन हैं, 29 की एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट। मतलब ही कैन बैट एज वेल, ही डज, बट जो मेन इनका रोल मैं देख रहा हूं वो एज ए लेग स्पिनर है। अब अगेन देखते हैं कि कॉम्बिनेशन में ये कराची किंग्स के आते हैं कि नहीं। उसके बाद आपको खुमैजा तनवीर नजर आ रहे हैं। खुमैजा तनवीर भी आपको डेजर्ट वाइपर में नजर आए, दुबई कैपिटल में नजर आए। इनके भाई साहब अगर हम नंबर्स देखें, बॉलर हैं पहले तो आपने ये याद रखना है, क्योंकि ज्यादा लोग पाकिस्तान में इनका नाम नहीं जानते होंगे। सो खुमैजा तनवीर बेसिकली फैसलाबाद से हैं। 19 मैचों में इनकी 26 विकेटें हैं, यानी कोई इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है। लेकिन होता है ना कि आपने डेजर्ट वाइपर्स में इनको देखा, आपने इनको दुबई कैपिटल्स में देखा बॉल करते हुए, तो आपको नजर आया कि पोटेंशियल है और इतने ज्यादा पैसे लगाने भी नहीं पड़े, चलो उसको ले लेते हैं। तो उस बेस पे खुमैजा को पिक किया गया। बट अगेन इन पे भी वही बात अप्लाई होती है कि किस तरह इनको कराची किंग्स यूटिलाइज करता है। इसके बाद इनकी लिस्ट में जो अगला नाम है वो हमारे एक पुराने जानने वाले हैं, जॉनसन चार्ल्स। हमारे जानने वाले से मेरा मतलब है, इनके साथ एक मुलाकात हुई थी दुबई में। हम दोस्त खाना खाने गए एक रेस्टोरेंट में, तो वहां ये बाहर बैठे हुए थे। तो मेरा दोस्त मुझे कहता है यार ये वो वेस्ट इंडियन प्लेयर लग रहा है। मैं कहा नहीं यार, वेस्ट इंडियन प्लेयर नहीं है। तो फिर हमने आगे जाके थोड़ा देखा तो जॉनसन चार्ल्स था। अच्छा बंदा है लेकिन अच्छे बंदे को छोड़ो, T20 में कितना डिस्ट्रक्टिव किस्म का बल्लेबाज है। मतलब अगर बारी लगाने पे आ जाए तो अकेला ही ये पावर प्ले में आपका इतना नुकसान कर देता है कि फिर आपको पता नहीं लगता कि अब आगे प्लान बी क्या है। सो आई थिंक ही इज ए वेरी हैंडी पिक। और जिस दिन ये चल गए, ये ऑपोजिशन के सारे प्लान्स फ्लॉप कर देंगे। इसी कैटेगरी में जहां पे जॉनसन चार्ल्स ने, मैं मोहम्मद वसीम को भी रख रहा हूं। मोहम्मद वसीम यूएई के कप्तान है और कितनी शानदार बैटिंग मोहम्मद वसीम करते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यानी अगर पाकिस्तान सुपर लीग की कोई 4-5 अंडररेटेड पिक्स मैं निकालूं तो एक मोहम्मद वसीम होंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेले हुए हैं, पाकिस्तान की कंडीशंस को जानते हैं, हर पाकिस्तानी क्रिकेटर इनका दोस्त है। इन्होंने तो पाकिस्तान में सेटल इन होके यहाँ पे अच्छी खासी T20 क्रिकेट खेलनी थी। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम को जिसने भी पिक किया कराची किंग्स में, जिसका भी आइडिया था भाई, आपको मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट देता हूं। मोहम्मद वसीम अगर ऊपर से कोई बारी खेल गया, आप देखो ना टॉप ऑर्डर में इनके पास जॉनसन चार्ल्स भी है, डेविड वार्नर भी है, मोइन अली भी ऊपर कहीं पे बल्लेबाजी आपको करते नजर आएंगे, मोहम्मद वसीम भी है। तो कॉम्बिनेशन
ये किस तरह बना के चलते हैं, वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। वार्नर तो ओपन करेगा, अब वार्नर के साथ ये जॉनसन चार्ल्स को भी ओपन करा सकते हैं, वसीम को भी ओपन करा सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो आई थिंक आई विल स्टार्ट विद वार्नर एंड वसीम, और फिर किसी मैच में आप चार्ल्स को भी लेके आ सकते हैं। वन चार्ल्स को आप थोड़ा नीचे भी 1 डाउन तक ट्राई कर सकते हैं, बट अगेन वो डिपेंड करता है कि मोइन को आपने कहां पे बैटिंग करानी है, क्योंकि डायरेक्ट पिक है, बाइट तो बैठेगी नहीं। अच्छा, एहसानुल्लाह का केस बहुत ज्यादा क्यूरियस है। एहसानुल्लाह जब नए नए आए पाकिस्तान टीम में, बल्कि उससे पहले मुल्तान सुल्तान्स में, इनकी सेलिब्रेशन बड़ी फेमस थी। इनका पेस ऑब्वियसली पाकिस्तान के हर घर में डिस्कस किया जा रहा था कि यार 150 पे बॉल करने वाला एक और बॉलर आ गया है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरे तरीके से इनकी इंजरी को डील किया। फिर ऐसी खबरें सुनने में आई कि एहसानुल्लाह दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। एहसानुल्लाह ने अगर क्रिकेट खेल भी ली तो 130 से ऊपर वो बॉल नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं क्रेडिट एहसानुल्लाह को देना चाहता हूं कि उस लड़के ने हार नहीं मानी, वो क्रिकेट खेलने पे लगा हुआ है। आपको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी नजर आया, अब पाकिस्तान सुपर लीग में उनको पिक किया है कराची किंग्स ने। सो बहुत मजा आएगा एहसानुल्लाह को देखने का, बिकॉज सिस्टम ने यह कह दिया था कि एहसानुल्लाह इज ओवर। एक दूसरा मौका किस्मत ने अब एहसानुल्लाह को दिया है। एक वाहिद मशवरा जो मेरा एहसानुल्लाह भाई को होगा, स्टे अवे फ्रॉम टिकटॉक, स्टे अवे फ्रॉम इंटरनेट, जस्ट गिव योर एवरीथिंग इन दिस सीजन। एहसानुल्लाह इस सीजन को अपनी जिंदगी की आखिरी अपॉर्चुनिटी समझ के चलो। आपको यहां पे इतनी तेज बॉल करनी है, इतनी अग्रेसिव बॉल करनी है। सिस्टम में लोग कह रहे थे कि एहसानुल्लाह दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेगा। मैं तो कहता हूं जो बैटर आपके सामने आता है उसको एक आधी बॉल यहां पे मार, एक आधी बॉल यहां पे मार, कोई एग्रेशन दिखा। पाकिस्तान में अनाउंस कर अपने आप को कि एहसानुल्लाह अभी है भाई। आपको खतरनाक किस्म के बॉलर चाहिए जो बैटर्स को डराएं, मुझे खिलाओ, मैं डराता हूं इनको। तो एहसानुल्लाह के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये मौजूद है, और जो बॉलर 150 पे बॉल कर सकता है उसको देखने का तो भाई मजा ही अलग है। आप सारे काम छोड़ के उसको देखते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। रिजवानुल्लाह के पास भी ऑब्वियसली सेम वही रूल इन पे अप्लाई होता है जो साद बेग के बारे में मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इवन हमजा सुहेल के लिए भी, कि इन बच्चों ने जो भी इनको एक आधी अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिलती है, आपने उसको अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी मान के आगे चलना है कि जो है आज है, अगर मैं आज डिलीवर कर गया तो भाई फिर तो क्या ही बात है। कराची किंग्स का ओवरऑल स्क्वाड काफी बैलेंस है। पाकिस्तान टीम के बारे में भी मैं अक्सर यही बात कहता हूं, स्क्वाड अक्सर 15 का बहुत बैलेंस होता है, लेकिन प्लेइंग 11 बनाना सबसे बड़ा इनका टास्क होगा। बहुत अच्छी टीम इन्होंने ओवरऑल बनाई हुई है। सो मुझे उम्मीद है कि कराची के फैंस को इस दफा अच्छी क्रिकेट देखने को इंशाल्लाह मिलेगी। कल कौन सी टीम के ऊपर आप डिटेल में एनालिसिस सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। गुड नाइट।